नमस्कार, मैं वी कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स इंडिया वॉच न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में कहा था कि हम हमारे आने वाले वीडियो में देश में मानवाधिकार हनन के विषय में रोचक वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसी तरह हम यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह देश में मानवाधिकार हनन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी क्या वजह है, क्या राजनीतिक उदासीनता हमारे इन आयोगों को लाचार बना रही है। इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप हमारा यह रोचक वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हमारे आने वाले वीडियोस बनाने में प्रेरणा मिल सके। आज देश भर में मानवाधिकार हनन के विषय में जिस तरह का वातावरण आए दिन देखने को मिल रहा है, वैसे में मानवाधिकार और उससे जुड़े मामलों पर चर्चा होना जरूरी हो जाता है। देश भर में बढ़ती हुई मानवाधिकार हनन की घटनाएं देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखती है। हालांकि देश में मानवाधिकार से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानवाधिकार हनन के संबंध में केंद्र तथा राज्य को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। ऐसे कई मामले देखने को मिल जाते हैं कि मानवाधिकार हनन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए समय समय पर सिफारिशें सरकार तक पहुंचाई है और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई मसलों पर अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने स्थापना वर्ष में जहां दर्ज शिकायतों की संख्या महज 500 थी, अब वह संख्या हजारों के ऊपर पहुंच चुकी है। देश भर से मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े लाखों दावे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास आते हैं। वस्तुतः आयोग द्वारा स्वयं होकर उसमें हस्तक्षेप करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कई दावों पर हस्तक्षेप करने में खुद को लाचार पाता है। ऐसी प्रतिक्रिया मानवाधिकार आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में उठ रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12J में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समाज के विभिन्न घटकों में मानवाधिकार के विषय में साक्षरता का प्रचार प्रसार करने और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए इन मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके बावजूद कई दफा देखने को मिलता है कि देश में जिस तरह से हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस लाचारी की वजह क्या है? क्या इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दोषी माना जाए या फिर हमारे यहाँ की व्यवस्था में ही खोट है और राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव है? क्योंकि 1948 में 48 देशों ने मिलकर सभी मानव जाति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए ये अध्यादेश यानी कि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति के मानव अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा किए जाए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि देश में मानवाधिकार आयोग बनने को 45 साल लगे।
ऐसे लंबे अंतराल के बाद 1993 में कहीं जाकर NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। आजादी के इतने वर्ष बाद भी भारत में मानवाधिकारों को पल पल किसी न किसी तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए खुद को लाचार पाता है? तो आइए दोस्तों, इन चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए मानव अधिकारों के मजबूती से प्रभावी नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव ही है। यही कारण है कि हर जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कागजों में ही लिपट कर रह गया है और अन्य महत्वपूर्ण कारणों में राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र से जवाब तलब नहीं कर सकता। इस वजह से सरकारी यंत्रणा से जुड़ा बड़ा हिस्सा राज्य मानवाधिकार आयोग के दायरों से बाहर रह जाता है। इस तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के पास सीमित शक्तियां हैं, यहाँ तक कि सशस्त्र बल भी उसके दायरे से बाहर है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सशस्त्र बलों पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगने पर केंद्र से महज रिपोर्ट तो मांग सकता है, पर गवाहों को बुला नहीं सकता, उनकी जांच पड़ताल पूछताछ नहीं कर सकता। साथ ही आयोग के पास मुआवजा दिलाने के लिए सक्रियता तो है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने की दिशा में जांच पड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई हो। लिहाजा कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती है। इसी तरह मानव अधिकार के प्रति जन जागृति प्रचार प्रसार की कमी, साथ ही इन सारे कारणों को कभी सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोग खुद को लाचार पाता है। इसी वजह से मानवाधिकार आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। कोई इसे दंतहीन बाघ की उपमा देता है तो कोई अन्य तरह की मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। कुछ मानवाधिकार आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के आम नागरिकों के लिए है, तो देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे नागरिक, जहां शिक्षा का अभाव और गरीबी व्याप्त है, वह अपने मूलभूत अधिकारों और मानव अधिकारों के बारे में अज्ञानी क्यों है? स्वयं मानवाधिकार आयोग के सदस्य तभी सचेत होते हैं जब किसी जगह कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ हो, जैसे अमानुष बलात्कार, जातिगत या सांप्रदायिक हिंसा, फेक इनकाउंटर आदि। इसलिए इन आयोगों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए राजकीय उदासीनता को दूर करके कुछ विशेष अधिकार या शक्तियाँ प्रदान करने की जरूरत आ पड़ी है। तभी सही मायनों में देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं वी कुमार, तो मिलते हैं अगले इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए वी कुमार का नमस्कार।